नमस्कार कक्षा 9वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम संचयन में से गिल्लू पाठ पर चर्चा करेंगे। यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ये एक संस्मरण के रूप में लिखा गया है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था और उनके घर में कई तरह के पशु पक्षी थे। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। गिल्लू और महादेवी वर्मा के बीच के प्यारे से संबंध को इस लेख द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है। चलिए कहानी की ओर चलते हैं, गिल्लू देखते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। कहानी है गिल्लू और लेखिका हैं महादेवी वर्मा। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हुआ आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेखिका महादेवी वर्मा के घर में सोनजूही का पौधा है और उसमें एक पीली कली लगी हुई है। उस कली को देखते ही अचानक महादेवी वर्मा को उसको छोटे से जीव की याद आ जाती है, यानी अपने प्रिय गिलहरी की याद आ जाती है जिन्हें वो प्यार से गिल्लू बुलाती थी। गिल्लू इस लता की हरियाली में छिपकर बैठता था और जैसे ही महादेवी वर्मा उसके पास पहुंचती उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। लेखिका कहती हैं कि एक ऐसा समय था जब उन्हें कली की खोज रहती थी, यानी वो रुकी रहती थी कब पौधे में कली लगे और फूल खिले, लेकिन आज उन्हें अपने प्रिय गिल्लू की खोज है, क्योंकि गिल्लू अब नहीं रहा और उसे उस लता के पास ही समाधि दी गई थी। लेखिका सोचती हैं कि गिल्लू अब उस मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया होगा और उनका मन कहता है कि उस पीले फूल के बहाने, जो पीली कली अभी खिली हुई है, उसी के बहाने शायद गिल्लू ही उन्हें चौंकाने के लिए उस पौधे पर लगा हो, यानी उन्हें फूल में, उस पीले रंग के फूल में अपने गिल्लू की झलक मिलती है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक द्वय के चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। लेखिका आगे कौवों के बारे में बताते हुए कहती हैं कि कौवे समादरित और अनादरित दोनों होते हैं, यानी हम इनका सम्मान भी करते हैं और अपमान भी करते हैं। सम्मान कैसे? कहती हैं कि जब हमें अपने पुरखों को कुछ खाने के लिए देना होता है तो हम कौवों को ढूंढते हैं, और मजाक में कहती हैं कि हमारे पुरखे गरुड़ के रूप में या मयूर के रूप में या हंस के रूप में नहीं आते, कौवे के रूप में ही आते हैं और इन कौवों को ही हम कुछ खिलाते हैं। और ये भी बताती हैं कि जब कौवे कांव कांव करते हैं तो हमें अपने प्रियजनों के आने का संदेश मिलता है। हालांकि इनकी आवाज कठोर रहती है, कर्कश रहती है, लेकिन अपनी कर्कश आवाज से भी ये हमारे प्रियजनों के आने का संदेश देते हैं। अब इस बात पर तो हम कौवों को सम्मान देते हैं, लेकिन जब कौवे बार बार कांव कांव करके हमारे सिर पर आकर बैठते हैं तो हम उनका अपमान करते हैं, यानी तब हमें कौवों की आवाज अच्छी नहीं लगती। लेखिका कौवों के बारे में सोच रही थी। कौवों की इस कहानी के बारे में सोचते हुए अचानक
उनकी सोच में बाधा आ गई, क्योंकि गमले और दीवार के बीच में एक छोटी सी जगह में उन्होंने देखा कि एक प्राणी वहां पर गिरा पड़ा था। पास जाकर देखा तो वह गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, और उस बच्चे को दो कौवे आहार के रूप में ढूंढ रहे थे, यानी उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। अब इन दोनों कौवों के बीच में वो बेचारा गिलहरी फंसा हुआ था, और उसके ऊपर इन कौवों की चोंच के कारण घाव भी हो गया था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाए, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। महादेवी वर्मा ने उस गिलहरी के बच्चे को वहां से उठाया। बाकी लोगों ने कहा कि कौवे की चोंच उस पर लगी है तो वो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए उसे वहीं पर रहने दिया जाए। लेकिन महादेवी वर्मा को जानवरों से प्यार था, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर आए, रुई से खून पोंछा, उसके घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया और रुई की छोटी सी बत्ती बनाकर दूध में भिगोकर उसके मुंह में देने लगी। पहले तो उसने मुंह में नहीं लिया, क्योंकि उसका मुंह नहीं खुल सका और दूध की बूंद गिर गई। लेकिन बहुत समय के उपचार के बाद, यानी महादेवी वर्मा ने छोड़ा नहीं, लगातार कोशिश करती रही, और फिर उसने दूध पीना शुरू कर दिया और 3 दिन में वो एकदम ठीक हो गया। वो इतना आश्वस्त हो गया, इतना ठीक हो गया कि लेखिका की उंगली को अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर इधर उधर, अब उसकी आंखें नीली थी और अपनी नीली आंखों से इधर उधर देखकर बड़ा खुश होता था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वह गिलहरी महादेवी वर्मा के साथ रहने लगा, और 3-4 महीने में उसकी रोएं मुलायम हो गई, उसकी पूंछ झब्बेदार हो गई और उसकी आंखें चंचल और चमकीली, और उसे देखकर सबको आश्चर्य होता था। लेखिका बताती हैं कि उन्होंने जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया, यानी जातिवाचक संज्ञा गिलहरी हो गई और उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम दे दिया, यानी उसे एक नाम दे दिया, गिलहरी को गिल्लू का नाम दे दिया। जो हमें आत्मीय होता है, जो हमारा अपना होता है, हम उसे नाम देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि गिलहरी अब उनका आत्मीय हो गया था, उन्होंने उस गिलहरी को गिल्लू का नाम दिया। गिलहरी के लिए, उस गिल्लू के लिए उन्होंने एक हल्की डलिया ली और उसमें रुई बिछाकर उसके लिए घर बना दिया और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, ताकि गिलहरी वहां पर रह सके। और यहीं पर गिलहरी यानी गिल्लू 2 साल तक रहा। वो खुद उस घर में पहुंचता, यानी उस टोकरी में पहुंचता, और अपने आप ही उसे हिला हिलाकर झूलता रहता और अपनी आंखों से चारों तरफ देखता, कमरे के अंदर देखता, खिड़की के बाहर पता नहीं क्या क्या देखता रहता। लेकिन वह बहुत समझदार था। लेखिका कहती हैं कि गिल्लू के कार्य को देखकर हर कोई समझ सकता था कि यह बहुत ही समझदार और बुद्धिमान प्राणी था। जब मैं लिखने बैठती, तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता।
उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। लेखिका बताती हैं कि गिल्लू और उनके बीच का संबंध गहराता कैसे गया। कहती हैं कि जब वो लिखने बैठती थी तब गिल्लू को अच्छा नहीं लगता था और लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो कोई न कोई उपाय जरूर खोज निकालता। वो मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। बार बार चढ़ता उतरता चढ़ता उतरता, तब तक ऐसा करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। और कभी कभी लेखिका क्या करती, गिल्लू को पकड़कर एक लंबे से लिफाफे में रख देती और इस प्रकार रखती कि उसके आगे के दो पंजे और सिर उस लिफाफे के बाहर रहते। गिल्लू को ऐसे रहना भी अच्छा लगता था और इस स्थिति में वो घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी आंखों से, चमकीली आंखों से लेखिका को देखता रहता। वो जो भी करती उसे देखता रहता, निहारता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगीं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। जब गिल्लू को भूख लगती तो वो चिक चिक की आवाज करता, मानो लेखिका से कुछ खाने के लिए मांग रहा हो। तो उसे काजू या बिस्कुट दे देती और फिर वो लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरने लगता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी बसंत ऋतु आई और नीम और चमेली की सुगंध लेखिका के कमरे में भर गई। उनके कमरे के बाहर कई पौधे और पेड़ थे और खिले हुए फूलों से उनका कमरा महक उठता था। बाहर से गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर कुछ आवाज करती। गिल्लू अंदर से जाली के पास बैठकर बाहर झांकता रहता। वो बाहर जा नहीं पाता था वहां से। अब लेखिका को लगा कि उसे मुक्त करना जरूरी है। वो बड़ा हो चुका है, उसे भी बाहर जाने के लिए मुक्त करना चाहिए। और लेखिका ने जाली की कीलें एक कोने से निकाल दी और उसी रास्ते से गिल्लू बाहर जा सकता था। अब गिल्लू बाहर आता जाता था और उसे अच्छा भी लगता था। लेखिका के घर में कुत्ते और बिल्लियां भी थीं और इनसे गिल्लू को बचाना जरूरी था, क्योंकि गिल्लू छोटा सा प्राणी था और उसे इन बड़े बड़े प्राणियों से बचाना जरूरी था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। लेखिका के कमरे में जरूरी कागज रहते थे, इसलिए उनके घर से बाहर जाने के पर उनका कमरा बंद ही रहता था और जैसे ही वो कॉलेज से लौटती वो कमरा खोल देती और कमरे के अंदर पैर रखते ही गिल्लू भी जाली के रास्ते अंदर आ जाता। तब तक वो बाहर खेलता रहता, लेकिन जैसे ही महादेवी घर वापस आती कॉलेज से, गिल्लू भी वापस आ जाता और उनके पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। ये करना उसको बहुत अच्छा लगता था। अब ये रोज का काम हो गया था। जब लेखिका घर से बाहर जाती
तो गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली से बाहर चला जाता। दिन भर वो दूसरी गिलहरियों के साथ खेलता, उनका नेता यानी लीडर बना रहता, डालों पर उछलता कूदता। और ठीक 4 बजे, उसे समय भी मालूम था, ठीक 4 बजे जब लेखिका वापस आती कॉलेज से, वो भी खिड़की के अंदर आ जाता और अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने की इच्छा उसमें जाग उठी थी, तो कभी-कभी वो फूलदान के फूलों में छुप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। जिस तरह एक छोटा बच्चा बड़ों के साथ खेलता है, बिल्कुल वैसे ही गिल्लू भी महादेवी वर्मा के साथ खेलने की कोशिश करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक-एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका को जानवरों से बहुत लगाव था, इसलिए उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी थे। कहते हैं कि सबसे उनका लगाव एक जैसा था, लेकिन किसी की भी हिम्मत उनके साथ थाली में खाना खाने की नहीं होती थी। लेकिन गिल्लू अलग था। जैसे ही वो खाने के कमरे में पहुंचती, गिल्लू भी खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके फट से मेज पर आकर बैठ जाता और उनकी थाली में बैठने की कोशिश करता। बहुत मुश्किल से उसे थाली के पास बिठाना सिखाया, जहां पर बैठकर वो लेखिका की थाली में से एक-एक चावल उठाकर बड़े अच्छी तरह से खाता था। काजू उसे बहुत पसंद था और काजू ना मिलने पर वो दूसरी चीजें खाना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती, तो गिल्लू ना बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। इस बीच लेखिका की मोटर दुर्घटना हुई, उन्हें चोट आई और इसलिए उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। और इस समय गिल्लू को बहुत बुरा लगा। जब उनके कमरे का दरवाजा खुलता, तो गिल्लू को लगता कि शायद लेखिका आ गई हूं और वो झूले से उतरकर दौड़ कर आता, लेकिन किसी और को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू देते, क्योंकि पता था कि उसे काजू बहुत पसंद है। सब उसे काजू देते, लेकिन वो काजू नहीं खाता। और ये लेखिका को तब पता चला जब वो अस्पताल से वापस आई और उन्होंने गिल्लू के झूले की सफाई की। उन्हें उसमें बहुत सारे काजू मिले, जिससे पता चल रहा था कि जब लेखिका नहीं थी तो उन्होंने गिल्लू को खाना नहीं खिलाया था और इसी कारण गिल्लू ने अपनी प्रिय वस्तु यानी काजू को भी हाथ नहीं लगाया था। जब अस्पताल से वापस घर आई, तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर अपने छोटे छोटे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता और ऐसा लगता मानो कोई सेविका लेखिका की सेवा कर रही हूं। गर्मी के दिन जब आए, तब दोपहर में लेखिका काम करती रहती थी, तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी और ना ही अपने झूले में बैठता था। ठंडक पाने के लिए वो लेखिका के पास रखी हुई सुराही के ऊपर लेट जाता था और इस तरह वो लेखिका के पास भी रहता और सुराही पर लेटे रहने के कारण सुराही की
ठंडक भी होती और वो गर्मी से बच जाता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेखिका बताती हैं कि गिलहरियों के जीवन की अवधि सिर्फ 2 साल की होती है। सिर्फ 2 साल जीवित रहते हैं और गिल्लू को लेखिका के पास आए 2 साल हो गए थे और अब ऐसा लग रहा था मानो उसके जीवन यात्रा का अंत आ गया था। एक दिन उसने कुछ नहीं खाया, ना वह बाहर गया और रात में अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़ ली जिसे उसने अपने बचपन में पकड़ा था। जब लेखिका ने उसे मरणासन्न स्थिति में देखा था तो जिस उंगली को गिल्लू ने पकड़ा था, अब जब गिल्लू के अंत का समय आया तब उसी उंगली को पकड़कर वो लेखिका के पास आकर लेट गया। उसके पंजे बहुत ठंडे हो रहे थे। लेखिका ने हीटर जलाने की कोशिश की कि उसे थोड़ी गर्मी दी जाए, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही गिल्लू की मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। गिल्लू की मृत्यु के बाद उसके झूले को उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी। समय बीतता गया, बाहर गिलहरियों की आवाज आती रहती थी, सोनजूही पर बसंत आता रहता था, यानी सोनजूही पर फूल खिलते रहते थे। सोनजूही लता के नीचे ही गिल्लू को समाधि दी गई थी, इसलिए समाधि वहां पर दी गई थी क्योंकि गिल्लू को वह लता बहुत पसंद थी। आपको याद होगा पहले भी हमने पढ़ा था कि वो वहां पर छिपकर लेखिका के साथ खेला करता था। अब लेखिका ने उसे वहां पर समाधि इसलिए दी थी, उन्हें लगता था कि जब कभी कोई पीला फूल खिलेगा तो उन्हें उसमें गिल्लू की झलक नजर आएगी। चलिए छात्रों, अब कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। लेखिका कौओं के बारे में कौन सी रोचक बातें बताती हैं? गिल्लू के निश्चेष्ट पड़े रहने से लेकर अपनी प्यारी नीली आंखों से इधर-उधर देखने तक की यात्रा का विवरण दीजिए। गिल्लू एक समझदार प्राणी था, इस तथ्य को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लेखिका के मोटर दुर्घटना में आहत होने पर गिल्लू में क्या बदलाव आया? अपने जीवन के अंतिम पलों में गिल्लू ने कैसा व्यवहार किया? छात्रों, इस पाठ को मैं विस्तृत रूप से समझा चुकी हूँ। कोई शंका, कोई संदेह हो तो जरूर पूछिए। अब मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।